टॉपिक पे बात करेंगे कि एनल फिशर्स क्या है, फिस्टुलास क्या होते हैं, पाइल्स क्या होते हैं, इनको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, इनकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं और इनको हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके लिए हम और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात कि जो होम्योपैथी है किस तरीके से रोल प्ले कर सकती है। क्योंकि जब लोगों को पाइल्स फिस्टुलास होते हैं तो लोगों के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है या दिमाग में बात आती है कि इसका तो ऑपरेशन होगा। सो आज हम जानेंगे कि होम्योपैथी किस तरीके से इसमें अपना रोल करती है। इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रश्मि चंदवानी and she is the chief consultant having more than 20 years of experience in the field of homeopathy. एंड अगर हम ग्लोबली बात करें तो डॉक्टर रश्मि ने मोर देन 1 लाख पेशेंट्स को ठीक किया है एंड अक्रॉस 20+ डिजीजेस. Her clinics are known not only for the exceptional patient care but as also as a hub for mentoring and training your doctors, young doctors in homeopathy. हम अपने वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स हैं वो हम आपको बता देते हैं कि आपके मन में यदि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं तो आप हमारे क्वेश्चन एंड आंसर चैट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं. इसका रिप्लाई हम अपने जो हमारा क्वेश्चन एंड आंसर ड्यूरेशन टाइम होता है उसमें हम आपका रिप्लाई करेंगे. जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी को ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलेगा. इसके लिए आपको एसबीएल की वेबसाइट पर जाना है और अपना वहां से लिंक लेकर अपना जो सर्टिफिकेट है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं. ड्यूरिंग द वेबिनार हम 3 ऐसे लोगों के नाम लेंगे जिसमें कि हम रेंडमली सेलेक्ट करते हैं कि ये हमारे विनर्स हैं. वो रैंडम होता है प्लीज जिसके भी नाम होंगे जो भी विनर्स हम सेलेक्ट करेंगे प्लीज आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर क्वेश्चन एंड आंसर चैट बॉक्स में जरूर लिखें बिकॉज इट विल बी इजी टू अस टू कनेक्ट यू. एंड ऐसे ही और वेबिनार्स के लिए जो उनकी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, इसके अलावा जो हमारे एजुकेशनल वीडियोस होती हैं उसके लिए आप हमारा सोशल मीडिया जो नेटवर्क है उसको फॉलो कर सकते हैं जैसे कि यूट्यूब चैनल, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम. नाउ मैम इट्स ओवर टू यू. यू कैन शेयर योर स्लाइड. सो हेयर इज डॉक्टर रश्मि चांदवानी. सबसे पहले हमारा ट्रिब्यूट हमारे मास्टर सैमुअल हैनिमन को. गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए. एक्चुअली गुरु और गोविंद दोनों में गुरु का ही स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि गुरु ही तो हमें ईश्वर तक जाने का रास्ता बताता है. हमारे मास्टर सैमुअल हैनिमन ने जो हमें आविष्कार करके होम्योपैथी दी, और नाउ वी आर एबल टू हील मिलियंस ऑफ लाइव्स. सो वी आर रियली थैंकफुल टू आवर मास्टर डॉक्टर सैमुअल हैनिमन. आज टॉपिक हमारा डिस्कशन का है पाइल्स, फिशर एंड फिस्टुला. हमने इस टॉपिक को क्यों सिलेक्ट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसा कि मैं पिछले 28 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, और मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान देखा कि होम्योपैथी एक बहुत ही जेंटल, सेफ एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है इन तीनों कंडीशंस में, एनल फिस्चर में, फिस्टुला में और पाइल्स में. दूसरा, इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड सर्जरीज, इस इन पर्टिकुलर चीजों में रिलैप्सेस बहुत ज्यादा हैं. तो इतने फ्रीक्वेंट रिलैप्सेस और इतनी पेनफुल कंडीशन होने की वजह से, और होम्योपैथी बहुत ही जेंटल और सेफ ट्रीटमेंट देती है, और क्योंकि होम्योपैथी से हम कर रहे हैं, हॉलिस्टिक कंसेप्ट से कर रहे हैं, तो जनरली रिलैप्सेस के चांसेस भी नेग्लिजिबल हो जाते हैं. तो आइए हम लोग सबसे पहले हम लोग समझेंगे एनल फिशर. एनल फिशर एक्चुअली एक कट होता है जो कि हमारे बहुत ही सॉफ्ट से स्ट्रक्चर यानी एनस की इंटरनल लाइनिंग में पड़ जाता है, और इस एनल फिशर के होने की वजह है वेरी हार्ड स्टूल. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पाइप से आप एक पत्थर को निकालेंगे तो डेफिनेटली उसमें कट पड़ जाएगा. तो ये बिल्कुल वैसे ही एनल फिशर बन जाता है, क्योंकि एनस बहुत सॉफ्ट है, और कॉन्स्टिपेशन में जब हम लार्ज हार्ड स्टूल पास करते हैं तो एनस की लाइनिंग में एक कट पड़ जाता है जो कि जनरली एक्सट्रीमली पेनफुल होता है.
तो जैसा कि हमने समझाया, कॉज ऑफ एनल फिशर बहुत ही क्लियर है कि कॉन्स्टिपेशन होना या हार्ड लार्ज स्टूल्स होना। लेकिन वी हैव रियली सीन कि जिनको रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ डायरिया होते हैं उनको भी एनल फिशर हो जाता है, क्योंकि कांस्टेंट इरिटेशन होती है एनल लाइनिंग में और वहां कट पड़ जाते हैं। और कुछ कॉजेज हैं जैसे एनल इंटरकोर्स, चाइल्ड बर्थ, या इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज लाइक क्रोन्स डिजीज, एंड कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस लाइक हर्पीज एंड एचआईवी। इन केसेस में भी एनल फिशर देखा गया है। एनल फिशर एक्चुअली दो तरह का होता है, एक्यूट एनल फिशर एंड क्रोनिक एनल फिशर। एक्यूट एनल फिशर यानी ऐसा एनल फिशर जो हुआ, कट पड़ा, मोशन पास करते हुए बहुत दर्द था, लेकिन समहाउ 4 हफ्ते में वो हील हो गया, इसको कहा जाता है एक्यूट एनल फिशर। वेर एज क्रोनिक एनल फिशर में वो कट 4 से 6 हफ्ते के बावजूद भी ठीक नहीं हो पाता, इसको कहा जाता है क्रोनिक एनल फिशर। और जब इसमें हम चेक करते हैं तो एक पेशेंट के फिजिकल चेकअप में हमें एक विजिबल टीयर दिखता है बाहर, एनस के बाहर, और एक छोटा सा टैग दिखता है जिसको बोला जाता है सेंटिनल पाइल। यानी जब कट पड़ जाता है तो एक छोटा सा एरिया बाहर को प्रोट्रूड कर जाता है जिसको हम कहते हैं सेंटिनल पाइल, एंड दिस इज द वेरी क्लियर सिम्टम ऑफ एनल फिशर। कई लोगों को वहां पर इचिंग होती है। एक्यूट एनल फिशर में मोशन करते समय पेन होता है, लेकिन क्रोनिक एनल फिशर में जनरली मोशन करते समय पेन नहीं होता, पेन होता है मोशन करने के बाद, और कई कई घंटों तक रहता है। जो कन्वेंशनल मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें जनरली जो ट्रीटमेंट ऑफर किया जाता है, गिव मी 1 मिनट, आई जस्ट गो थ्रू माई स्लाइड्स, आई विल शेयर द स्लाइड्स ऑल्सो। सो जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है इसमें एनल फिशर को ट्रीट करने के लिए जनरली पेन किलर्स दिए जाते हैं, स्टूल सॉफ्टनर्स दिए जाते हैं, क्योंकि मोशन को सॉफ्ट करने के लिए, जैसा कि आप सबको पता है कि क्रेमाफिन या लूज या डेल्कोलेक्स, इस तरह की टैबलेट्स जिससे स्टूल सॉफ्ट हो जाए, और कुछ पेन किलर्स जिससे उस कट में हीलिंग हो जाए और पेन ठीक हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा कि आप सबको दिख रहा है कि ये दोनों चीजें बहुत टेम्परेरी है। यानी अगर लूज लिया गया, डेल्कोलेक्स लिया गया तो मोशन सॉफ्ट होगा, जहां हमने डेल्कोलेक्स नहीं ली वहां मोशन फिर से हार्ड हो जाएगा। ऐसे ही अगर पेन किलर्स लिए गए तो मोशन वाली जगह पर फिशर में पेन बेटर हो जाएगा। या बीनम्बिंग एजेंट्स लगा दिए गए, जैसा कि यू ऑल नो दैट लिग्नोकेन, जाइलोकेन, ये कुछ ऐसे ऑइंटमेंट्स हैं जो उस एनल फिशर को नम कर देते हैं, यानी उस जगह की स्किन को नम कर देते हैं, तो जब स्टूल पास भी होगा तो दर्द नहीं होगा। और फिर फाइनली जब ट्रीटमेंट टेम्परेरी करते करते जब काफी लंबा टाइम निकल जाता है तो सर्जरी की सलाह दी जाती है। ऐसा मेरे बहुत सारे पेशेंट्स लेकर आते हैं कि इन स्पाइट ऑफ टेकिंग 1 ईयर ट्रीटमेंट फ्रॉम द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स इन दिल्ली, दे केम टू मी विद द वर्डिक्ट कि देखो मैम, साल इलाज करा लिया, अब कह रहे हैं ऑपरेशन होगा। और अगर ऑपरेशन के बाद क्या परमानेंट इलाज है, तो डॉक्टर्स वहां पर कहते हैं कि नहीं, रिलैप्सेस तो हो सकता है। अब रिलैप्सेस क्यों होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सारे डॉक्टर्स के लिए। रिलैप्सेस इसलिए है क्योंकि कारण तो हमने ठीक ही नहीं किया। एनल फिशर का कारण, जैसा मैंने आपको बताया, कि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। अगर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं है तो हम कैसे सोच सकते हैं कि एनल फिशर ठीक हो जाएगा, चाहे हम सर्जरी भी कर लें। सर्जरी हो भी गई तो भी मोशन तो हार्ड है, वो फिर निकलेगा उसी सॉफ्ट स्ट्रक्चर से और फिर से कट डाल देगा। तो इसमें हम बाद में आएंगे, हम what we people do in homeopathy. Before that, I will start discussing 2 more things which are anal fistula and piles. So let's go to piles first. Piles, बवासीर या हेमरॉइड्स। ये पाइल्स या बवासीर कुछ नहीं है, बस सोलन वेन्स हैं रेक्टम में, जो जब मोशन पे जोर लगाया जाता है तो ये सूज जाती हैं और इनमें दर्द हो जाता है। अब पाइल्स 3 तरह के होते हैं, एक्सटर्नल पाइल्स, इंटरनल पाइल्स एंड मिक्स्ड पाइल्स। इंटरनल पाइल्स यानी वो पाइल्स जो एनस के अंदर ही है, पर इनमें सीवियरिटी के बेसिस पर इनको ग्रेडिंग दी गई है। आई टेल यू द ग्रेडिंग लेटर। दूसरी तरह के पाइल्स होते हैं एक्सटर्नल पाइल्स, वेयर वी कैन सी द लंप आउटसाइड द एनस विच इज कवर्ड बाय द स्किन। ये एक्सटर्नल पाइल्स है। और थ्रोम्बोस्ड पाइल्स एक वेराइटी है एक्सटर्नल पाइल्स की। जब हम देखते हैं कि एक्सटर्नल पाइल्स में ब्लड क्लॉट बन गया so it becomes thrombosed piles and they are excruciatingly painful. I will share a case with you, which is an amazing case. And तीसरे होते हैं mixed piles. So combination of internal and external piles. We had to discuss about the grading of the internal piles. So internal piles, according to their severity, 4 grades में divided है.
फर्स्ट डिग्री हेमोरॉइड्स यानी पाइल्स, जो एनस या रेक्टम के अंदर ही होते हैं, जो कि जनरली पेन लेस होते हैं, और पर इनमें ब्लीडिंग हो जाती है। सेकेंड डिग्री पाइल्स यानी वो पाइल्स जो मोशन पर हम जब जोर लगाते हैं तो बाहर निकल के आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही मोशन फिनिश हो जाता है, वो जोर कम हो जाता है, तो पाइल्स खुद ब खुद अंदर चले जाते हैं। थर्ड डिग्री पाइल्स यानी वो पाइल्स जब मोशन के टाइम पर प्रेशर लगाया, बाहर आए, लेकिन अब वो अंदर खुद नहीं जा रहे और हमको उसको फिंगर से पुश करना पड़ रहा है। दीज आर थर्ड डिग्री पाइल्स। एंड फोर्थ डिग्री पाइल्स, हियर द पाइल्स आर परमानेंटली आउट। अब ये फिंगर से पुश करने पर भी अंदर नहीं जाते हैं। I actually wanted to make this session a little more interactive, so please write down all your questions. This is my humble request so that I can answer them later. अब कारण क्या होता है, पाइल्स क्यों बनते हैं? पाइल्स होने की भी अगेन मुख्य वजह वही क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, यानी कई लोगों का पेट कभी साफ ही नहीं होता था बचपन से, एंड दे वर सिंपली इग्नोरिंग इट, और मे बी दे आर now modern lifestyle, जिसमें normally burgers, pizzas, sedentary lifestyle, cold drinks, these things are so common that the gut is never ever taken care of. And I must tell you that gut जो है वो हमारा second mind है. Gut is known as second mind, so it is very very important. तो पाइल्स का कारण अगेन वही क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, बैठना, मोशन पर जोर लगाना, आजकल तो बहुत कॉमन है। नॉर्मली टॉयलेट में तो कोई ऐसे जाता ही नहीं है, हाथ में नॉर्मली सबके होते हैं फोन, और फोन लेकर बैठे हैं, आराम से मोशन कर रहे हैं। वो अर्ज भी आए कि नाउ इट इज डन, यू गो आउट, बट नो, वी आर स्टिल देयर बिकॉज वी आर बिजी स्क्रॉलिंग। सो वी कीप सिटिंग देयर, वी स्ट्रेन एट द टॉयलेट, एंड एज अ रिजल्ट, जैसा कि मैंने बताया, पाइल्स कुछ नहीं है, बस स्वोलन वेन्स है। तो वो नीचे की नसें हैं जो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सूज जाती हैं, और इसको कहते हैं पाइल्स। तीसरा, कई मोटे लोग यानी अगेन सेडेंटरी हैबिट्स इज द कॉज ऑफ पाइल्स। कई लोगों को फैमिली हिस्ट्री हम लोगों ने देखी है जहां परिवार में ही पाइल्स चले आ रहे हैं, क्योंकि उनकी वेन्स जो है, वेन्स की वॉल्स वीक हैं, एंड दे प्रोलैप्स। सो फैमिली में रन करते हैं पाइल्स। आप सबने देखा होगा कि दादाजी को पाइल्स थे, पापा को पाइल्स है, अब मुझे भी पाइल्स है टाइप्स। या फिर कई लोग जिम जाते हैं और वहां पर बहुत हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, कई बार ये भी एक कारण बन जाता है पाइल्स का। और एज के साथ बिकॉज ऑफ वीकनेस ऑफ वेन्स कई बार पाइल्स डेवलप होते हैं। एक्सटर्नल पाइल्स में जनरली काफी दर्द हो सकता है, खुजली होती है, बाहर एक लंप दिखाई देता है, कभी कभी कोई ऊजिंग भी होती है। इंटरनल पाइल्स जनरली पेनलेस होते हैं पर ब्लीड करते हैं, पर इतनी ब्लीडिंग कभी नहीं होती कि एनीमिया हो जाए, एंड दे आर पेनलेस। थ्रोम्बोस्ड पाइल्स जनरली bluish purplish होते हैं, they are excruciatingly painful, but homeopathy has a wonderful answer for this. I'll be sharing a case with you. And mixed piles are the combination of both. So मेरे ख्याल से बहुत बोरिंग ना हो गया हो तो मैं एक बार एनल फिस्टुला पर ले जाती हूँ आपको। एनल फिस्टुला एक ऐसी कंडीशन है जो होम्योपैथी में एक्सीलेंट आंसर मिलता है इसका। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली एक एबनॉर्मल टनल है जो बन गई है एनस और रेक्टम के अंदर से लेकर स्किन आउटसाइड द एनस, और ये भरी हुई है पस से। क्योंकि होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है पस के ऊपर, जहां पर हमने देखा है कि एब्सिस ठीक नहीं होती लोगों को, बीट ऑस्टियोमाइलाइटिस, इवन हमने देखा है कि बोन इन्फेक्शंस में जहां लेग्स को एम्प्यूटेट करने की बात कर देते हैं एलोपैथिक डॉक्टर्स, वहां पर हम होम्योपैथ्स ऑस्टियोमाइलाइटिस में मैंने कुछ केसेस में एम्प्यूटेशन से बचाया है लोगों को। तो आई नो वी हैड वंडरफुल होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर पस, that is why I started taking up these cases, because we know that we can do wonders. So, causes of anal fistula is again, इसका कारण होता है एनल ग्लैंड में इन्फेक्शन, यानी एनस जो है उसके आसपास कुछ ग्लैंड्स होती हैं, अगर उनमें इन्फेक्शन हो गया तो एप्सिस बन जाएगी। और एप्सिस जनरली हमने देखा है कि एलोपैथी में कहते हैं चीरा लगेगा, कई बार एंटीबायोटिक देते हैं और फिर कहते हैं चीरा लगेगा। तो चीरा लगा भी ले, लेकिन कॉज तो खत्म नहीं हुआ ना दोबारा एब्सेस बनने का। एनल ग्लैंड में इन्फेक्शन क्यों हुआ था ये तो देखना है। तो एनल ग्लैंड में इन्फेक्शन का कारण कई बार होता है रिपीटेड डायरियाज, रिकरेंट डायरियाज, कई बार बाल तोड़ जिसको हम बोलते हैं, हेयर रूट इन्फेक्शन नियर द एनस। कई लोगों की स्किन बहुत हेयरी होती है तो उनको वो बाल तोड़ होता है,
और वो बाल तोड़ धीरे धीरे अंदर, क्योंकि टिश्यू ऐसा है यहाँ पर जगह बना लेता है अंदर, और वो पूरा ट्रैक बन जाता है, जिसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन से, हम होम्योपैथिक डॉक्टर्स को पता होनी चाहिए कि कौन सी होती है। आई नो हमारे इस फोरम पर काफी डॉक्टर्स भी होंगे जिन्होंने रजिस्टर किया है। तो MRI फिस्टुलोग्राम is the investigation of choice for anal fistula. And generally, एनल फिस्टुला बनने की वजह क्या होती है? ठीक है, एनल ग्लैंड में इन्फेक्शन हुआ, एनल एब्सिस हुई, एनल एब्सिस के लिए पेशेंट गया डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब, आई एम हैविंग वेरी पेनफुल कंडीशन एट नियर द एनस, but then abscess is not properly treated or healed and then gradually develops into fistula, and now this fistula is वो नासूर की तरह बस हमेशा उसमें से बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है। लोग हमारे पास गॉज लगा कर आते हैं कई कई महीनों से, सालों से, और सबसे बड़ी बात कि कई बार दो दो सर्जरीज के बावजूद। तो symptoms are pain, pus discharge, and swelling of that area. So again, the choice of treatment in allopathy is again painkillers, antibiotics, and surgery. Whereas homeopathy adopts a different approach. Piles में भी जो चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट एलोपैथी में है वो स्टूल सॉफ्टनर्स, बिकॉज मोशन को सॉफ्ट करने के लिए डेकोलेक्स, और मे बी सम क्रीम जिससे वहां पर दर्द ना हो, और सर्जरी। नाउ लेट्स कम टू द होम्योपैथिक एस्पेक्ट जिसके लिए मैं यहाँ पर हूँ। हमारी होम्योपैथिक अप्रोच अगर अच्छी तरह से प्रैक्टिस की जाए तो एवरी डॉक्टर नोज दैट वी अडॉप्ट अ होलिस्टिक अप्रोच। वेयर एज कई लोग सोचेंगे कि मैम ये तो वन साइडेड डिजीज है, पाइल है, सिर्फ पाइल को ट्रीट करो, क्या होलिस्टिक अप्रोच अपनानी है आपको? पाइल्स की बड़ी कॉमन सी मेडिसिन है, एस्क्यूलस वगैरह, वो दे दो, क्या करना है, सारे केसेस ठीक हो जाते हैं हमारे। तो बहुत सारे डॉक्टर्स का ऐसा कहना होगा, लेकिन होता ही है कि जनरली हम लोग के पास बहुत खराब वाले केसेस आते हैं जो कई कई सालों से, 15-15 साल से परेशान है। तो हमारी कोशिश होती है कि एक हॉलिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट की जाए। हॉलिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या होता है? हॉलिस्टिक अप्रोच मतलब पेशेंट को एज ए होल समझना। एज ए होल समझना यानी उसकी माइंड, उसकी बॉडी, उसकी लाइफ कंडीशंस और उसके लाइफ स्टाइल तक को समझना। इतना आसान नहीं होता किसी भी हॉलिस्टिक अप्रोच को अडॉप्ट करना। उसके लिए हमें, हमारे पास जब पेशेंट अंदर आता है तो हमको एक तो उसको एक प्लेजेंट स्माइल से वेलकम करते हैं और एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे उसका मन करे बात करने का हमसे, हमें बता पाए वो अपने मन की बात कि क्या हुआ। पता है हमें पायल्स के लिए आया है तो कॉन्स्टिपेशन तो होगा ही, बट लेकिन देन वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल इज हैपनिंग एंड व्हाई दिस पर्सन इज कॉन्स्टिपेटेड और व्हाई दिस पर्सन इज डेवलपिंग फिस्टुलास अगेन एंड अगेन। सो वी लिसन टू द पेशेंट केयरफुली एंड देन टेक द कंप्लीट केस हिस्ट्री। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या सिम्टम्स प्रोवाइड कर रहा है वो। सिम्टम्स बहुत अलग अलग होते हैं हर केस में। कोई कहता है मुझे जलन हो रही है, कोई कहता है मुझे चुभन हो रही है ना, किसी को लगता है कि नहीं मोशन पास करते हुए ब्लड आ जाता है। तो डिफरेंट सिम्टम्स और डिफरेंट साइंस के साथ लोग हमारे पास आते हैं और हम लोग एग्जामिन करते हैं और इन्वेस्टिगेशंस प्रोवाइड करके एंड देन वी डू द फिजिकल एग्जामिनेशन एज वेल। अब किसी भी डिजीज को मैनेज करने के लिए, चाहे वो पाइल फिशर फिस्टुला हो या कोई भी डिजीज हो, बीट PCOD, बीट एनीथिंग, बीट एस्थमा, डिजीज मैनेजमेंट का एक तरीका होता है जो कि हम सब डॉक्टर्स जानते हैं। एक होता है जनरल मैनेजमेंट और एक होता है मेडिसिनल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नॉर्मली लैकिंग है हमारे काउंटर पार्ट्स के साथ। व्हाई? बिकॉज दे हैव लैक ऑफ टाइम। सो दे जनरली, यू गो देयर, वो आपसे बात करेंगे और आपकी खट 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 दवाई लिखेंगे और विद इन 1 मिनट यू आर आउट। बट हियर वी जनरली अडॉप्ट दैट प्रोसीजर कि हम डिजीज मैनेजमेंट को कन्वेंशनली जो हमें सिखाया गया है, पढ़ाया गया है, कि उसको जनरल मैनेजमेंट और मेडिसिनल मैनेजमेंट में डिवाइड करते हैं। जनरल मैनेजमेंट यानी पेशेंट को क्या समझाना है कि तुम अपनी इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए खुद क्या कर सकते हो। और मेडिसिनल मैनेजमेंट के लिए ऑब्वियसली हमने लंबी केस हिस्ट्री ली थी जो मैंने अभी अभी आपको बताया, कि कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर दिया और उससे उसके मन की बात सुनी और समझी। क्योंकि कई बार जब हम पेशेंट को अंडरस्टैंड करते हैं तो दवाई तो वहीं से निकल आती है। जैसा कि आप होम्योपैथिक डॉक्टर्स को पता होता है कि इफ अ वेल केस टेकिंग इज ऑलमोस्ट द हाफ ट्रीटमेंट डन, आई थिंक एवरीबडी नोज दैट। सो जनरल मैनेजमेंट ऑलमोस्ट हर केस ऑफ पाइल फिशर एंड फिस्टुला में ऑलमोस्ट कॉमन है।
जैसे सिट्स बाथ एडवाइस किया जाता है, सिट्स बाथ यानी एक टब लेंगे, उसमें गुनगुना पानी डालेंगे, एक ढक्कन बीटाडाइन एंटीसेप्टिक लोशन डालेंगे और उसमें मोशन करने के बाद बैठेंगे फॉर 10 मिनट्स। क्यों? क्योंकि इससे एक तो एंटीसेप्टिक वॉश हो जाता है और सिकाई हो जाती है उस जगह की। दूसरा, हेल्दी डाइट। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ फिशर को कट करके बाहर नहीं निकालना है, इस पेशेंट की एक्चुअल कॉज को ठीक करना है। तो उसको डाइट एक्सप्लेन की जाती है कि आप किस तरह की डाइट खाइए जिससे आपका मोशन ठीक रहे और आपका गट यानी जो कि हमारा सेकंड माइंड है, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, यानी पेट की ओवरऑलिंग की जाएगी। चाहे वो पाइल्स का केस है या फिशर का या फिस्टुला का, तो अल्टीमेट हमारा टारगेट उसका बॉवल सिस्टम है। ठीक है, एनल फिशर और एनल फिस्टुला तो हम साथ में करेंगे ही करेंगे, बट मेन चीज को भी टारगेट करेंगे। फिर पेशेंट को हेल्दी लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइजेस एंड एडवाइस की जाती है। मैं बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ कि भाई टाइम पर सो, टाइम पर उठो। अगर आपका फिक्स टाइम है सोने का, फिक्स टाइम है उठने का, तो आप देखना आपका मोशन आने का भी टाइम फिक्स हो जाएगा। अगर वहां आपने गड़बड़ करी कि आज हम पार्टी करना है, चलो आज तो हम रात को 2 बजे सो जाएंगे, देखा जाएगा। So I think this is also one of the big reasons. So if we are very much disciplined in our life, if we are following a good biological cycle, definitely our system improves. And adequate water intake is advised to the patient. And then homeopathy, if it comes to me, I am a constitutional prescriber where be it piles, fissure, and fistula. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबर मतलब मुझे हॉलिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट करनी है, अपने पेशेंट को समझना है, उसके माइंड को भी समझना है कि क्या स्ट्रेस है, क्या परेशानी है और क्यों है, क्यों उसका पेट इतना खराब है। क्योंकि आप सबने आईबीएस का नाम सुना हुआ होगा। आईबीएस माइंड से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, यानी आप सब एग्री करेंगे कि हमारा मोशन डायरेक्टली हमारे माइंड से रिलेटेड है। अगर हमारा माइंड स्ट्रेस्ड है तो भी मोशन डिस्टर्ब हो जाता है। आपने टेंशन डायरिया, नर्वस डायरिया का भी नाम सुना होगा कि जब कोई न्यूज आती है तो मैम हम भागते हैं मोशन के लिए, या मैम अगर मेरा एग्जाम है तो मुझे मोशन आता है, या मैम मैं ट्रेवल कर रहा था 4 दिन तो मुझे मोशन आया ही नहीं। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली इन सबसे रिलेटेड है और हमें इन सबको दूर भगाना है। हमें पेशेंट के सिस्टम को इतना अच्छा करना है कि मॉर्निंग में उठते ही उसका एक अलार्म होना चाहिए कि हाँ भाई पॉटी करनी है ना। तो हम पाइल फिशर फिस्टुला से परमानेंटली लेकर जाएंगे, ठीक, जो कि एक्चुअली सुनने में लोग हमारे काउंटर पार्ट्स को लगता है कि इट्स नॉट पॉसिबल, बट वी हैव सीन एंड वी हैव गिवन रिजल्ट्स। So I think let's discuss few case studies. So first of all, I will present a case of anal fissure. Now, a 36 years female, old female, she came to me, and this is a wonderful case. She came to me with unbearable pain while passing stools. अब अनबियरेबल पेन while passing stools हर एक को लगेगा कि बहुत कॉमन है मैम, एनल फिशर में तो होगा ही होगा। लेकिन इसका डिस्कम्फर्ट इतना ज्यादा था कि इसने बोला मैम मैं यूरिन भी नहीं कर पाती हूँ, मुझे खड़े होकर यूरिन करना पड़ता है क्योंकि जैसे ही मैं यूरिन के लिए बैठूंगी और मुझे दर्द होगा। तो फॉरगेट अबाउट स्टूल, आई एम नॉट इवन एबल टू पास यूरिन। So this was such a bad condition of anal fissure, and obviously she was just screaming. इसको गुस्सा बहुत आता था, इतनी दर्द के साथ वो चिल्लाती थी अपने हस्बैंड के ऊपर कि मेरा सर्जरी करा दो, कुछ नहीं हो सकता। But then she came to us and took the complete case history where we could understand कि इनकी ऑलरेडी 2 सर्जरीज पहले हो चुकी हैं। 2020 में इन्होंने यूट्राइन फाइब्रॉइड की सर्जरी करी थी, 2024 में इन्होंने यूट्राइन पॉलिप की सर्जरी हुई थी। और फैमिली हिस्ट्री में भी हमें पाइल्स दिख रहे हैं, मदर एंड फादर दोनों को पाइल्स थे, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि पाइल्स जनरली रन्स इन फैमिलीज। So motion, her appetite was normal, thirst was normal, stool and urine. She used to develop the urge for passing stools, but then the stool used to be very hard. और जैसा कि एनल फिशर का एक कॉमन सा सिम्टम होता है कि थोड़ा सा ब्लड स्ट्रीक होता है हार्ड स्टूल के ऊपर, बिकॉज उस कट से एक स्ट्रीक जितना ही ब्लड निकलता है। बट इट इज excruciatingly painful and it is a horror. Like, she used to really worry before going to the toilet. And when I took her mind symptoms, which is a hallmark in homeopathy, अगर कुछ जनरल पब्लिक हमारे वेबिनार को सुन रही है तो वो सुन पाएगी कि उसको बहुत गुस्सा आता था, बहुत ज्यादा। जैसा कि मैंने बताया, वो चिल्लाती थी हस्बैंड के ऊपर, ऑपरेशन कराओ इसका, कुछ नहीं होगा मेरा, वॉशरूम के अंदर से शी यूज्ड टू स्क्रीम। एंड देन आई स्टार्टेड taking the treatment. Definitely I kept in mind almost everything, that is anger and her fear of height, her hard stools, and then pain while passing urine, and the constitutional medicine was prescribed to our satisfaction. Now the patient is much better, and we have the videos and video of that patient also,
who can give us the testimonial, who is giving the testimonial, as well as she has given a Google review also about her. Anybody can go and see my Dr. Rashmi Chandwani's Google account, where Dr. Rashmi Chandwani, and see some Swami, VR Swami's review. Now, next, I'll be discussing a case of anal fistula. Here, I will definitely tell all my young doctors that if you really want to come and learn, please do come learn how we people can do it. And definitely our counterparts, they know that they are at par with us. So now, my next case is anal fistula. This is again a wonderful case where I really worked hard, which I'll be telling you while doing the case. So this is a man who is 33 years of age. He used to come to me from Noida and my clinic is in West Delhi. तो उसको आने में भी बहुत तकलीफ होती थी क्योंकि बहुत तकलीफ में था वो उन दिनों। तो उसने बताया कि मुझे बचपन से ही कब्ज रहा और बचपन से ही बहुत 10 साल का था मैं तब से मुझे पाइल्स थे। 16 साल का हुआ तो फिशर भी हो गया और फिर 2021 में मुझे फिस्टुला भी हो गया। लेकिन मैंने किसी भी चीज का कोई इलाज नहीं लिया। सिंपल सी बात है कि नॉर्मली पेन को टॉलरेट करने की काफी शक्ति होती है उस एज तक, तो लोग चला लेते हैं। तो लेकिन फाइनली ही डिसाइडेड कि मुझे अब अक्टूबर 2024 में अब तीनों चीजों का मैं एक बार ऑपरेट करा ही लेता हूँ, अब फिशर का भी, फिस्टुला का भी और पाइल्स का भी। तो उन्होंने अपना सर्जरी करा लिया। सर्जरी जब करा ली तो उसके बाद विद इन फ्यू डेज ही सॉ कि वहां से पस निकलना शुरू हो गया फिर से एनस के अंदर से, और पास में एक पेनफुल स्वेलिंग बन गई दोबारा। तो नाउ ही वाज वरीड कि भाई ये तो मैंने सर्जरी भी करा ली एंड विद इन नो टाइम आई विद इन 5-6 days रादर ही डेवलप्ड ऑल दोस थिंग्स अगेन। तो अब ये पेरिएनल एब्सेस बहुत पेनफुल थी और एनस से फिर से पस आ रहा था, तो ही वाज इन ट्रबल। he decided to come to us and he told us that मैम इट वाज अ पिंपल लाइक थिंग, पहले रेड एंड पेनफुल था लेकिन बहुत तकलीफ अब दे रहा है, अब तो मैं बैठ भी नहीं पा रहा, खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, चल भी नहीं पा रहा हूँ। he just came to me and he kept standing because he was unable to sit. When I took the family history, I could understand few things like mother got TB lungs, पापा इनकी मम्मी को पाइल्स, इनके चाचा जी को पाइल्स, और मम्मी की मतलब मासी जी की बेटी को पाइल्स, इस तरह से कुछ लोगों को पाइल्स था। But somehow we again took the case and we could understand that this person was chronically constipated, हमेशा से constipation रहा, और सर्जरी के बाद से वो क्रेमाफिन प्लस ले रहे थे। और अगेन इसमें जो मेन बात थी वो ये कि जो डॉक्टर्स के समझने वाली बात है कि जब पेशेंट आया हमारे पास, हमें दो चीजें ट्रीट करनी थी। एक तो वो जो पस निकलना शुरू हो गया बिकॉज फिस्टुला ठीक नहीं हुआ था, परहैप्स वो रह गया और वो नहीं हील हो पाया और पस तो अभी भी निकल रही है, बट अब नाउ ये पेनफुल कंडीशन जिसमें पेशेंट खड़ा भी नहीं हो पा रहा। तो क्या इसको हम होम्योपैथी से कर सकते हैं विदाउट पेन किलर्स? ये क्वेश्चन शायद बहुत लोगों के दिमाग में आएगा, तो आई शुड से यस एंड वंडरफुल। यस, वी हैव टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट। जब मैंने उसको ऑब्जर्व किया, मैंने देखा कि वहां से क्या निकल रहा है। कई बार आप लोग मानते होंगे कि हम ओडर भी फील करते हैं कि इतनी स्मेल है तो हमें पता है ऑफेंसिव मेडिसिन यूज करनी है। इट कैन बी मर्क्सॉल, इट कैन बी सल्फर, इट कैन बी एनीथिंग। एंड देन इट्स नॉट दैट मैंने आज दवाई दे दी, पेशेंट तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा, बैठ भी नहीं पा रहा, वो तो परेशान है, मुझे उसको बोलना पड़ेगा भाई तो मुझे बता देना 2 दिन में तेरा क्या हाल है। तो आई जनरली गिव कॉन्स्टेंट सपोर्ट टू माई पेशेंट्स। सो ही कॉल्ड मी। मैं जनरली 1.5 दिन का टाइम लेकर चलती हूँ, 24 to 48 आवर्स में मैं पेशेंट से सुनना चाहती हूँ कि अब तुम कैसे हो, बिकॉज आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई नो आई डू गुड। तो he called me up and he said, ma'am, I'm not better, honestly speaking. And then I generally provide them few extra doses that क्योंकि बंदा नोएडा से हर दिन मेरे पास नहीं आएगा इतने दर्दों में। And then I try to give constant support. This review is also on Google and he has written everything about it. Ankur Singh is the name. कि ma'am was there with me on WhatsApp almost every day. So yes, I did wonders with that abscess and that abscess went away completely. It took 1 week to 10 days. I think this is less than any antibiotic because किसी एंटीबायोटिक में भी वो 8-10 दिन का ट्रीटमेंट देते हैं। और उसके बाद दैट पस, नाउ माय टारगेट वाज दैट पस, जो उनका फिस्टुला ठीक नहीं हुआ था। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द केस एंड नाउ द केस इज वंडरफुली वेल एंड ही रोट द रिव्यू, बट ही इज अंडर माय सुपरविजन क्योंकि आपको पता है ये केस अभी चल ही रहा था हमारे पास, बट वी हैव डन इट टू 90% ऑलमोस्ट। अनदर केसेस ऑफ थ्रोम्बोस्ड पाइल्स जिसकी सबसे पहले आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, so you can come to know that homeopathy can do this.
And this female is not a young female. This is an old female of 70 years of age. तो 70 साल के बंदे को अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या इनकी बॉडी इतनी स्ट्रांग है कि होम्योपैथी से पूरा ठीक हो जाएगा? पर जैसा कि मैंने आपको पिक्चर दिखाया, शायद आपको समझ आ गया होगा. So this is a case of a female who is 70 years old. She came to me one day with this swollen congested piles. ये आई मेरे पास इसलिए क्योंकि इनकी जान पहचान के कई लोगों के पाइल्स मैंने ठीक किए थे. अदरवाइज इस कंडीशन में नॉर्मली होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता. हर किसी को लगता है क्या करेगी होम्योपैथी. तो शी केम टू मी अगेन. शी वॉज नॉट एबल टू सिट, शी वॉज नॉट एबल टू वॉक. और मैंने कारण पूछा कि भाई क्या हो गया, क्योंकि इस उम्र में तो लोग ऐसा कुछ काम भी नहीं करते. बट शी अटेंडेड सम लंगर, और वो मिर्ची वाला था. और मैंने बहुत देखा है कि पाइल्स आपको कभी भी ना हो, बस मिर्ची भी तेज खा लोगे तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी. जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि थ्रोम्बोस्ड पाइल इज अ काइंड ऑफ एक्सटर्नल पाइल जिसमें ब्लड क्लॉट आ जाता है. तो इस पेशेंट को पहले से पाइल्स थे, अब ये एग्रवेट हो गए थे. पहले से थे, कहीं से वो ट्रीटमेंट कराते होंगे, वो ठीक नहीं हुआ था. शी वॉज हैविंग दिस कंडीशन फॉर पास्ट 5 to 6 years. बट when she came to me, she was in tremendous pain. So this review is also on Google and I have shared the pictures also. So इनको भी हमेशा से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, पर इतनी सीवियर नहीं थी. इनके केस में ये एग्रीवेटिंग फैक्टर बन गया था, मिर्ची. And somehow, we did that, and thank God we got the results. So this is all about my today's presentation. My request to all my young doctors is कि आपको पता होगा कि आजकल एमडी में एक आ गई है फील्ड जिसको बोला जाता है फैमिली मेडिसिन. उन्होंने तो अब लेकर आए हैं वो, और हम होम्योपैथिक डॉक्टर्स, क्योंकि हम बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं और एक अच्छी केस टेकिंग करते हैं. वी आर नोन फॉर दैट कि मैम आपके यहाँ तो मतलब बहुत देर तक पता नहीं क्या क्या पूछते हो. बट एक्चुअली दिस शुड बी द कंसेप्ट ऑफ एवरी डॉक्टर. तभी हम लोग उन लोगों के बारे में जान पाते हैं, उनके परिवार के बारे में जान पाते हैं. और डेफिनेटली जब हम काम करते हैं तो एक एक बहुत अच्छी सी रेपर डेवलप होती है, एंड यू बिकम द फैमिली डॉक्टर ऑफ दैट पर्सन फॉर ऑलवेज. सो विद दिस आई एम saying thank you to you all, and you are invited for all your questions. Thank you, ma'am, for this presentation, and I'm sure this will be helpful to everyone. सो अब हम नेक्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. सो मेरे पास अभी एक क्वेश्चन है. सो आई एम हैविंग दिस क्वेश्चन. इन chronic fistula in ano cases with minimal discharge, no pain, suppressed emotions, and a history of incomplete homeopathic treatments, should we prioritize constitutional correction first, or a directly prescribe a deep acting anti-miasmatic remedy? Also, when symptoms are masked, how can we assess the direction of cure according to Herring's laws? And how to clinically decide when surgery is necessary versus continued homeopathic management? I Three, think two, this question is in 2-3 parts, so I think एक yes. एक करके So, इसका आंसर देना चाहिए. right. So, first question will be, in chronic fistula in ano cases with minimal discharge, no pain, suppressed emotions, and a history of incomplete homeopathic treatments, should we prioritize constitutional correction first, or directly prescribe a deep acting anti-miasmatic remedy? Constitutional correction, obviously, when you are talking about deep anti-miasmatic and constitutional correction, these are almost, overlapping. Why? Because, जब आप डेप्थ में जाते हो, और कॉन्स्टिट्यूशनल जब आपके पेशेंट को मिनिमल डिस्चार्ज है, पेन है नहीं, आप बता रहे हैं, और आपने बोला है उसने पिछला इलाज ठीक से नहीं करा था, अब क्यों नहीं करा था वो भी हमें समझना होगा, और इमोशन Hmm. सप्रेस्ड. अब जब आप इमोशन सप्रेस्ड की बात कर रहे हो तो इसका मतलब आप माइंड को समझ पाए हो पेशेंट के अच्छे से. तो हम सबसे पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें ना करके एक बढ़िया सी केस चेकिंग करते हैं, और बढ़िया सी केस चेकिंग करके जो हमें मेन नजर आता है, अगर मेंटल्स में हमें कुछ अच्छा मिलता है तो हम ऑब्वियसली मेंटल्स को लेंगे. और ऐसा कभी नहीं होता कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन और आपकी लोकल मेडिसिन में बहुत ज्यादा फर्क होता है. अगर आपके पकड़ अच्छी है दवाई के ऊपर, तो आपका थॉरो केस चेकिंग में आप पकड़ लेते हो कि मुझे कहाँ से करेक्शन करना शुरू करना है. आपको पता है कि मेंटल सिम्टम्स को हम लोग सुप्रीम इम्पोर्टेंस देते हैं. अगर हमें बहुत अच्छे मेंटल्स मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली हम बहुत अच्छे मेंटल्स को लेंगे,
और फिर उनको हम अपनी रेपर्टराइजेशन शीट में हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और उन डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के थ्रू जाएंगे और ग्रेजुअली हम मायाज्म पर तो पहुंच ही जाएंगे। तो आंसर वही Right. है कि कॉन्स्टिट्यूशनल और मायाज्म दोनों ओवरलैपिंग थिंग्स है। The next question is, when symptoms are masked, how can we assess the direction of cure according to Hering's law? देखिए ऐसा है ना, सिम्टम्स अगर मास्क्ड हैं तो भी कई बार हमें कोई सिम्टम्स नहीं मिलते हैं, लेकिन हमारी डिटेल्ड केस टेकिंग की जाती है, और डिटेल्ड केस टेकिंग के बेसिस पर ही हम लोग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, और हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर तो हमें बाद में दिखाई देगा जब हमारे रिजल्ट्स आएंगे। Next is, how to clinically decide when surgery is necessary versus continued homeopathic management. Again, the answer is that we know that we give more importance to generals rather than particulars. तो जब भी कोई पेशेंट आ रहा है हमारे पास फिशर का, फिस्टुला का या पाइल्स का, तो हमें पर्टिकुलर्स तो देखने ही है, पर्टिकुलर्स यानी वो पेन, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है जनरल्स को। जनरल्स यानी पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ कैसी है, यानी उसको नींद ठीक से आ रही है या नहीं, वो पॉजिटिविटी फील कर रहा है या नहीं, उसको अंदर से लग रहा है कि इस ट्रीटमेंट के बाद से क्या मैं ठीक हो जाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये आती है अगर आपकी मेडिसिन अच्छी होगी ना, तो आपका पेशेंट आपको नजर आएगा अगली बार प्लेजेंट मूड में। तो हमारा क्वेश्चन कई बार ये होता है कि आपका दर्द कैसा है, साथ में आप कैसे हो। अगेन वही बात जो हम कहते हैं, होम्योपैथी ट्रीट्स मैन इन डिजीज एंड नॉट द डिजीज ओनली। तो आंसर वही है कि, और जब हमने रिपीटेडली देखा अगर हमारी मेडिसिन गलत होंगी तो जनरल इंप्रूवमेंट भी नहीं दिखेगा, पर्टिकुलर इंप्रूवमेंट की तो छोड़ ही दीजिए। अगर हम लोग इनकेपेबल हैं ठीक करने में तो ही केस सर्जरी पर जाएगा। 99.9% केसेस मैंने तो देखे नहीं है सर्जरी पे जाते हुए मेरे पास जो है, मतलब ऑब्वियसली आई विल बी द वन टू से अगर मुझसे नहीं हो रहा होगा, बट फॉर्चुनेटली हम कर पाए हैं अब तक। So, the next question is, how to manage patients with the prolonged use of external ointments in such cases, as they have fear of pain, which will come on leaving that ointment. यह डेफिनेटली अगर लिग्नोकेन जाइलोकेन लगा रहे थे जो बी नंबिंग एजेंट है, तो ऑब्वियसली अभी तक उनको आदत पड़ चुकी है कि पहले एनस को नम करते हैं और फिर मोशन पास करते हैं। अब सच बात तो यही है कि पहले हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये केस एक्यूट एनल फिशर का है, क्रोनिक एनल फिशर का है, या पाइल्स का है। और हमें हमारा काम होगा कि मेडिसिन को इस तरह से सिलेक्ट करें कि अगर इसके मोशंस हार्ड है तो वो सॉफ्ट हो जाए। तो जब मोशन सॉफ्ट हो जाएगा तो धीरे धीरे जो हम बीनमिंग एजेंट लगा रहे हैं या जो ऑइंटमेंट्स लगा रहे हैं, उनको मैं हर चीज को टेपर ऑफ कराती हूँ कि एकदम से मत बंद करिए, हमारी दवाई शुरू करिए, देखिए आपका मोशन कैसा आ रहा है। उसके बाद जितनी क्वांटिटी आप अपने फिंगर पर लेते थे लगाने के लिए, उसको ग्रेजुअली कम करते जाइए। धीरे धीरे कम करते करते आप देखिए कि क्या अब आपको ठीक लग रहा है, क्या आपका मोशन लगातार सॉफ्ट आ रहा है या मोशन अभी भी बहुत हार्ड है। तो वो सारी चीजें हमें ऑब्वियसली मैं फॉलो अप्स लेने पड़ते हैं, पेशेंट्स के साथ मेहनत करनी पड़ती है, और हम डेफिनेटली टेपर ऑफ करते करते हम बंद करा पाते हैं। Next is, I have itching after lunch, after having lunch for lunch or first meal of the day. There is no other symptom, just sometimes bad itching. But I got checked to a doctor. He tested and told that hemorrhoids या कुछ नहीं है. He said maybe internal leakage है. So what is इंटरनल his meaning? लीकेज है, इंटरनल लीकेज है। इंटरनल लीकेज है तो पता तो चलेगा ना कि वहां से कुछ मॉइस्चर निकल रहा है। Right. अगर मॉइस्चर निकल रहा है तो हम ध्यान देंगे, उस मॉइस्चर को भी डील करेंगे और इचिंग को भी डील करेंगे, क्योंकि इचिंग कई बार वहां की स्किन कंडीशन भी तो हो सकती है। जरूरी थोड़ी है कि वहां पर आपको हमेशा पाइल्स ही होंगे तो ही खुजली होगी। वहां पर अगर हमारा कोई फंगल इन्फेक्शन है, क्योंकि वो एरिया हमेशा बंद रहता है, तो वहां पर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां एयर सर्कुलेशन नहीं है। तो हो सकता है कि वहां पर आपको फंगल इन्फेक्शन है इसीलिए आपको खारिश हो रही है। या अगर कोई मॉइस्चर यूज हो रहा है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ क्यों मॉइस्चर यूज हो रहा है, तो हम ट्रीटमेंट दें कि वो मॉइस्चर यूज ना हो। और जनरल मैनेजमेंट देखेंगे जब आपका फिर कि हमें क्या लग रहा है बाय लुकिंग एट द केस, तो ऑब्वियसली वी विल बी डूइंग दैट। Right. Now the next is, nowadays more patient from pediatric age group comes with a complaint of constipation. What is the reason? बिल्कुल सही I think पूछा आपने, everyone बहुत knows. ही अच्छा क्वेश्चन है। सब दो बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आजकल पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, तो पेरेंट्स वर्किंग होते हैं तो बच्चे बॉटल फेड बहुत ज्यादा होते हैं, तो बॉटल फीडिंग इज अ वेरी बिग रीजन फॉर गेटिंग कॉन्स्टिपेशन वन। क्योंकि ऐसा माना जाता है, बड़े बूढ़े कहते थे ना कि भाई दूध नहीं पिया बच्चे ने तो 1-1 किलो तो दूध ही पिला रहे होते हैं हम बच्चे को, है ना। 1 साल का बच्चा है लेकिन वो दिन में 4 बार बॉटल लगाते हैं, तो एक बार में 250 ml जाता है बॉटल में, तो पूरे दिन में हम से अबाउट 1 लीटर दूध पी लेते हैं।
कोई रफेज नहीं गया, कुछ नहीं गया, द चाइल्ड बिकम्स कॉन्स्टिपेटेड। एंड द सबसे पहले ये केसेस में सबसे पहले जब आता है छोटा बच्चा, तो मैं सबसे पहले पूछती हूँ कि अच्छा दूध कितना पीते हो, है ना, कितनी बार पी लेते हो, क्या बॉटल से पीते हो क्या, है ना। तो वो पहले तो वो करेक्शन होगा। उसके बाद दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है डायपर, क्योंकि बच्चे 24 आवर्स डायपर में रखते हैं पेरेंट्स। रीजन है हम्म। उसका, क्यों? क्योंकि because they are working sometimes and they don't know how to train them, so actually the child is never ever trained for the toilet, जो कि पहले किया जाता था। पहले हम लोग 1.5 2 साल का बच्चा हुआ नहीं कि उसको बिठा देते थे कि भाई बैठ जा, पॉटी करनी है। अभी कोई मतलब ही नहीं, डायपर है, जब करेगा कर लेगा आराम से। उसके बाद हमारे पास 5 साल पे आते हैं लोग कि भाई ये तो करता ही नहीं डायपर में का, ये डायपर तो अब हटाना पड़ेगा, कब तक पापा की एज तक डायपर लगाएगा राइट। क्या? क्योंकि जो आज 5 साल में लगा रहा है वो तो शायद 50 साल में भी लगाएगा नहीं हटाया तो आई मस्ट टेल यू कि हम ये सारी चीजों पर बहुत ध्यान देते हैं। फिर उसकी डाइट करेक्शन कराते हैं, उसका वाटर इनटेक करेक्ट कराते हैं। So the next is, what is the mode of investigation for anal fistula? I told it is MRI fistulogram. Next is, in thrombosed piles, as there is a thrombose, then does it bleed most of the time or only during stool there is bleeding? Sometimes they don't bleed at all. We have seen that there is no bleeding. It's only the pain, which some they may bleed, they may not bleed. Next is, can straining for passing flatus also cause hemorrhoids? It can, And what is the yes. management for this? We need to manage the flatus. We need to manage the flatulence of the person. उसको इतनी गैस क्यों बन रही है? क्या उसकी डाइट में गड़बड़ है, या उसकी लाइफस्टाइल में गड़बड़ है, या कुछ भी गड़बड़ नहीं है? सारा काम हम डॉक्टर्स को करना है, सारा तो हमें देखना पड़ेगा केस टेकिंग के बाद। I think the main cause for this constipation, constipation and piles is the only our diet and water intake. क्योंकि मैम आजकल मुझे यस, लगता है कि लोग डॉक्टर बाहर का मंजू, बहुत खाते हैं। डॉक्टर मंजू उससे भी बड़ा कारण है लोगों का गलत टाइम पे सोना। लोग हम्म। सोते हैं मतलब कई बार सुबह 4 बजे और सुबह उठते हैं 10 11 बजे। तो 11 वो बजे, भी राइट। अगर जब तक बायोलॉजिकल क्लॉक को नहीं हम लोग ठीक करेंगे ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, and then lot of we should have the diet which is fiber rich. We should have seasonal fruits and vegetables. आजकल थोड़ा हम्म। सा फैशन है क्योंकि दिल्ली में हर चीज हमेशा मिलती है, तो लोग एवोकेडो राइट। खाना ज्यादा पसंद करेंगे बजाय हाँ। किसी और अच्छी चीज के। तो फैशन हो गया है बहुत सारी चीजों का। तो मेरे राइट। ख्याल से कुछ नहीं, जो हमारी दादी नानी खाती थी ना, अगर हम वो भी खा लेंगे तो हम ठीक रहेंगे। यस। और जैसे वो सोते थे ना टाइम पर और सुबह उठ जाते थे और थोड़ा वॉक करके आते थे, अगर हम राइट, राइट। सिंप्लिसिटी की तरफ मूव करेंगे तो बहुत मजा आ जाएगा। Yes, the basic food is the best. यस, एंड आई Now रियली the गाइड next, लॉट ऑन दिस एंड मेक श्योर कि वो लोग फॉलो कर रहे हैं। अगली विजिट, थर्ड विजिट, फोर्थ विजिट में आई मेक श्योर दैट हाउ दे आर फॉलोइंग इट, देन ओनली वी कैन अचीव द रिजल्ट्स। okay. So the next is, what makes you different among all homeopathic practitioners, homeopathy and treating piles, fissures and fistula? I think It's you about people you. are the I think you people are the better judge. I am basically an honest, hardworking constitutional prescriber. This Right. is the answer from my side. I love my pathy. I am really passionate about homeopathy. The next is, ma'am, so what food should be advised to the patient, since most patients ask about what to eat or not to eat, and also provide indicated exercise. Ma'am, please repeat your question. Okay, just wait. What food should be advised to the patients, since most patients ask about what to eat or not to eat, and also provide indicated exercise. Yes. So, generally about piles and fissures, basically two things are common in all. One is that food which is fiber rich is advised. अब फाइबर रिच डाइट में लोग कहते हैं कि मैम मैं तो सभी खाता हूँ, रोज खीरा खाना, रोज सब्जियां खाना, फिर भी तो नहीं ठीक हो रहा है। तो ऐसे में हम लोग इसबगोल या एडिशनल फाइबर भी एडवाइज करते हैं, क्योंकि आजकल के आटे भी बहुत पतले महीन होते हैं। तो या तो चोकर वाला आटा या इसबगोल, इन सबको हम लोग एडवाइज करते हैं। और जो नहीं खाना है वो मिर्ची,
मिर्ची का एक बहुत बड़ा रीजन है कि मिर्ची नहीं खानी। आई हैव सीन इन माय अर्लियर डेज ऑफ प्रैक्टिस ऑल्सो कि एक 10 साल की बच्ची बहुत तकलीफ के साथ आई मेरे पास। उसको पाइल्स हो गए थे। मैंने पूछा ये कैसे हुआ, क्योंकि वो मेरे पास पहले भी आती थी। शी सेड कि मेरी ना शर्त लगी थी अपनी फ्रेंड्स के साथ कि 10 मिर्ची कौन खा के दिखाता है। तो उसने 10 हरी मिर्ची खाई, एंड नेक्स्ट डे शी वाज इन पेन बिकॉज ऑफ पाइल्स। तो मिर्ची एक ऐसी चीज है जो पाइल्स नहीं भी होंगे तो भी बढ़ा देगी, और है तो बढ़ जाएंगे। तो मिर्ची जब हम किसी को तकलीफ है तो हम मना करते हैं, हरी लाल काली कोई मिर्ची मत खाओ, गरम मसाले मत खाओ, इफ यू वांट टू गेट rid of it. Right. And And obviously your burgers and pizzas are to be avoided. Yeah. But the once in a while is fine, but then not every day. not on regular basis. Yeah. How is homeopathic approach? How is homeopathic approach better than Ayurveda? Then Ayurveda, I won't be able to answer. If your question is allopathy, then I would have been able to answer because while practicing homeopathy for so many years, yes, we have gained a lot of knowledge that what our allopathic counterparts are doing. But as far as Ayurvedic is concerned, if I have heard a lot about क्षार सूत्र, क्योंकि मेरे पास बहुत तरह के पेशेंट्स आते हैं, कभी आयुर्वेदा से आते हैं, कभी एलोपैथी से आते हैं, तो वो बात करते हैं क्षार सूत्र की। लेकिन हम लोगों के पास आएगा कौन? वही आएगा ना जो परेशान हो गया क्षार सूत्र से। Hmm. तो मेरे पास क्षार सूत्र के कॉम्प्लिकेशन वाले केसेस आते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली एक केस में रेक्टल कैंसर डेवलप हो गया था आफ्टर क्षार सूत्र। क्योंकि आप सबको पता है कि क्षार सूत्र मतलब एक धागा, सूत्र का मतलब धागा, और क्षार का मतलब अल्कलाइन। तो वो अल्कलाइन धागा इंसर्ट किया जाता है पाइल्स में या फिशर में, और उसको एवरी वीक जाके चेंज कराना होता है। ये होता है क्षार सूत्र का इलाज। पर कई बार वो इरिटेंट बन जाता है हमारे उस सॉफ्ट टिश्यूज का। और आपको पता है कि कैंसर का एक मुख्य कारण होता है कांस्टेंट इरिटेशन, एंड दैट सूत्र इज देयर which has to be changed after every week, and that is to be done for 4 to 6 weeks. I must say homeopathy is much gentle. हम कुछ नहीं ऐसा करते, सिर्फ दवाई देते हैं, और 4 to 6 weeks is a big time. Our patients are generally better within two weeks. तो Yes. मैं तो यही कहूंगी कि नहीं, आप आयुर्वेदा का इतना मुझे क्षार सूत्र का आइडिया था। As far as allopathy is concerned, yes, we are far, far, far better. Why? Because we adopt a holistic approach, which none of the allopathic doctor approach adopts. Because वहाँ माइंड नहीं सुनना चाहता कोई भी कि तेरे को क्या टेंशन है और एंड क्यों टेंशन। बेसिकली हम वहां पर आपका जो पर्टिकुलर पार्ट है बॉडी का, दे विल कंसीडर ओवर देयर ओनली. That as a diseased part. यस, Yeah. यस. Yeah. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर मेडिसिन सही है और जनरल वेलबींग है तो कैन वी कंटिन्यू डिड मेडिसिन, लेकिन पर्टिकुलर सिम्टम्स कम ही हुए, लेकिन पर्टिकुलर सिम्टम्स, पर्टिकुलर सिम्टम्स कम नहीं हुए. लेकिन जनरल वेलबींग है। यस. नहीं नहीं, कम हुए तो देखना तो पड़ेगा ना हमको, शायद रिव्यू करना पड़ेगा। क्योंकि कितने टाइम तक पर्टिकुलर सिम्टम्स को सेम चला लोगे आप? पेशेंट राइट. चला जाएगा। अगर एक किसी डॉक्टर का है क्वेश्चन, तो आपका पेशेंट चला जाएगा। उसको जनरल वेलबींग के लिए नहीं आया आपके पास ना, वो तो डिजीज राइट. को ठीक कराने आया है। ठीक तो उसको कराना है. डिजीज भी ठीक देना है और उसकी जनरल वेलबींग भी करनी है। दोनों चीजों पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रिव्यू करना पड़ेगा केस दोबारा से। राइट. Next question is, I'm not a doctor but have faced piles. My mother had it and agreed that constipation is a issue and ultimately have treated it by taking homeopathic and Ayurveda. Is my stool passing? How to avoid constipation, which occurs frequently. Also, whenever I develop pimples or rashes around anus, I apply sulfur ointment. It heals. Okay, so the patient's the person who is asking, his or her mother actually developed piles, huh? You are saying, No, he is asking about himself, but yeah, if you are talking about the family history, his mother had it. okay. And now this person who is asking the question, what is his concern? His main concern is how to avoid constipation, which occurs frequently. So answer to this is take care of your diet and biological clock.
So biological clock means sleep every day at same time and get up every day at same time. Preferably 10 से 11 के बीच में रात को सो जाइए, सुबह 6 बजे उठ जाइए, पानी पीजिए कम से कम 3 लीटर, वर्कआउट जरूर करिए, मिर्ची बंद कर दीजिए, फाइबर रिच डाइट खाइए। अगर उसके बावजूद भी ठीक नहीं होता तो हमारे पास आइए, हम करेंगे। Next is, does workout help us to reduce this type of disease? कई बार वेट लिफ्टिंग से पाइल्स बढ़ जाते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। कई बार जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो जो जिम जाते हैं लोग, अगर वो 10-10 किलो के डंबल्स या 15-15 किलो के डंबल्स उठाते हैं तो हम मना करते हैं, क्योंकि जब एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो भी रेक्टल वेन्स सूजती हैं। तो वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल बाय वेट लिफ्टिंग, एंड सेम विद द कोर एक्सरसाइजेस। जब हम कोर एक्सरसाइजेस करते हैं तो उसमें भी हम एब्डोमिनल मसल्स को बहुत यूज करते हैं। तो अगर हम एब्डोमिनल मसल्स को बहुत यूज करेंगे तो कई बार डाउट होता है पाइल्स बढ़ने का। Next is, patient with piles in hereditary, can it be avoided through homeopathic remedy? If the patient has heredity of developing piles, Piles, yes. look, if the person is having no problem but has only the heredity, like suppose मैं हूँ, मुझे पाइल्स नहीं है, लेकिन मेरे मम्मी पापा दोनों को पाइल्स थे, मेरे दादा दादी और नाना नानी को भी पाइल्स थे, लेकिन मुझे पाइल्स नहीं है, अब मुझे डर है कि मुझे हो ना जाए। तो इसका आंसर यही है कि अपनी डाइट को ठीक रखिए, कोशिश करके अपने वाटर इनटेक को ठीक रखिए, कोशिश करिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। हमें इसमें एक डर है कि शायद हमारी जो वेन्स हैं वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। कई बार वेन्स की वॉल्स जो है वो थोड़ी वीक होती हैं, इसलिए भी पाइल्स देखे जाते हैं, और जनरली इनका अकम्पनीमेंट देखा गया वेरिकोज वेन्स के साथ भी। वेरिकोज वेन्स भी फैमिली में रन करती हैं। तो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखेंगे तो उम्मीद है कि शायद आप कभी भी डेवलप नहीं करेंगे पाइल्स। अगर डेवलप होते हैं तो भी उसको हम लोग ऐसे ही प्रिकॉशंस करा के एंड वी कैन डील विद देम। Next question is, how homeopathic remedy helpful for complicated cases? वी आर एक्सेलेंट एट कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुलास फर्स्ट ऑफ ऑल वन, क्योंकि हमारे हमने अभी भी डिस्कस किया कि पाइल्स के कितने टाइप हैं, फिशर के कितने टाइप हैं, और फिस्टुलास के कितने टाइप हैं। हम लोगों के पास अनफॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वॉट एवर इट इज, में हमारे पास आधे ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, सिंपल केसेस बहुत कम आते हैं। Right. हमारे पास जनरली 5-5 सर्जरीज के बाद आते हैं लोग। तो कॉम्प्लिकेटेड में भी डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर आप अच्छे हैं अपने काम में। आई एम टेलिंग टू माय डॉक्टर्स, तो फिस्टुला इज आवर डोमेन ओनली, आई मस्ट से। So the last question of this webinar from you, what is the role of stress in all the three cases or three disease conditions? इसमें हम लोग वही बात करेंगे जो मैंने आईबीएस के लिए बोला था या नर्वस डायरिया के लिए बोला था। हम लोगों ने हमेशा देखा है कि जब हमारा माइंड डिस्टर्ब्ड होता है तो हमारा बॉवल सिस्टम डिस्टर्ब्ड हो जाता है, और आईबीएस एक ऐसी कंडीशन है जिसको हैरिसन तक डिस्क्राइब करती है ना, जहाँ पर हम Right, कहते हैं कि वो माइंड डिस्टर्ब तो गट डिस्टर्ब, गट डिस्टर्ब तो माइंड डिस्टर्ब, सो दिस इज व्हाट आईबीएस इज, right. है ना। तो इसीलिए मेंटल स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है, तो जब हम काम करेंगे तो मेंटल स्ट्रेस पर काम करेंगे। ऐसे ही जब अचानक से कोई न्यूज सुनकर लोग भागते हैं वॉशरूम के लिए, तो वो भी तो स्ट्रेस की वजह से ही है। तो मेंटल स्ट्रेस को डील करना बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज में। Thank you, ma'am, for all these questions का आंसर्स देने के लिए। एंड नाउ एज जैसे कि हमने इस वेबिनार के स्टार्टिंग में बोला था कि हम थ्री बेस्ट क्वेश्चंस सेलेक्ट करते हैं रैंडमली, उनका नाम बता रहे हैं हम। सो द फर्स्ट नेम इज डॉक्टर संजीव देसाई, नेक्स्ट इज डॉक्टर भूमिका, थर्ड इज डॉक्टर मोनालिसा. So I'm requesting you all, please share your contact number in the question and answer chat box. Right? We will connect you. So thank you, ma'am, for sharing this wonderful or informative presentation with us. Thank you so much. Thank you, Manju, for inviting me for this wonderful forum. And SBL has always been a like an age-old company, and we have been using it for years with great success. Thank you so much. Thank you. Thank you, everyone.